नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। यही बात जी। तो मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नवाज शरीफ साहब की एक परेशानी है, वो ये है कि हम आ तो गए हैं, जो हमने पीडीएम गवर्नमेंट के अंदर जो इक़दाम किए एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे, उसके साथ हमारी लाइन पिट गई है। वो 8, 10, 15, 12 महीने जितने भी ये लोग रहे हैं, आधा रीज़न कि ये लोग जो हारे हैं इस वक्त, जो सीटें नहीं मिली, वो यही है कि आवाम नाराज़ थी, आपने पीडीएम के ज़माने में क्या कर दिया। अब ये खदशा ये है कि आगे भी जो काम हो रहा है उसके साथ और आवाम इनके ख़िलाफ़ होगी। अच्छा। तो नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि इसी तरीके के साथ पार्टी को बचा लिया जाए। ये जो बयानिया एस्टैब्लिशमेंट एंड IMF का जो बयानिया है, जिसको अब शहबाज शरीफ साहब और काबीना आगे बढ़ाएगी, इसके साथ नून लीग उड़ जाएगी। जो रह गया ना थोड़ा बहुत, अवाम माफ़ नहीं करेगी, बिकॉज सारा बोझ अवाम पे आ रहा है। बिल्कुल मेरे पे तुम्हारे पे आएगा। हम वैसे भी कभी इधर हम कभी वोट ही नहीं डालने जाते, घर बैठ जाते हैं, जन्नत में जाएं सारे एक जैसे। मगर अवाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वोट। इसलिए नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है किसी तरीके के साथ कोई ऐसा बयानिया बनाया जाए जिससे थोड़ी सी अलहदगी हो जाए। ये जो इस्लामाबाद में जो इक़दाम होने जा रहे हैं अवाम के ख़िलाफ़ होंगे मोस्टली, ठीक है ना। IMF का प्रोग्राम इज़ बेल्ट टाइटनिंग, और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ आवाम को होगी जब बिजली और पानी और गैस और महंगाई बढ़ेगी, और जो कम नहीं होने का इम्कान, अच्छा, कोई कम नहीं होने का इम्कान अभी फौरी तौर पे। और अगले 2 साल बिल्कुल मुश्किल किस्म के हालात चलेंगे। अभी आप देख रहे हैं कभी फार्मर स्ट्राइक कर रहे हैं, उधर पीपल्स पार्टी कह रही है कि प्राइवेटाइजेशन मत करें, नहीं तो वो लेबर, अभी बिलावल साहब वहाँ लेबर को एड्रेस कर रहे थे, उनको एश्योरेंस दे रहे थे हम नहीं होने देंगे वगैरह वगैरह। पीपल्स पार्टी तो किसी और डायरेक्शन में। अब तो मैं ये समझता हूँ कि आयशा के नवाज शरीफ साहब की ये कोशिश है कि हर बात जो है ना आवाम के ख़िलाफ़ जो हो रही है, हर बात ना मानी जाए, कुछ थोड़ा बहुत डिस्टेंस लिया जाए, कुछ प्रेशर डाला जाए गवर्नमेंट के ऊपर अंदर से बैठ के कि जी ये ना करें, इसको ऐसे कर दें, इसको ऐसे कर दें, कुछ आवाम के लिए कुछ स्पेस निकाली जाए। क्योंकि जो इस वक्त IMF का प्रोग्राम है उसके अंदर आवाम के लिए कुछ नहीं है। तो अगर मियाँ साहब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मरियम ने रोटी का कीमत, अस्पताल, अब देखिए ना पंजाब गवर्नमेंट जो रुख लिए हुए वो बड़ी प्रो अवामी रुख है ना, और उधर फेडरल गवर्नमेंट जो रुख लिए हुए वो तो IMF का रुख है। तो IMF का रुख इज़ एंटी अवाम फॉर द टाइम बीइंग। तो मेरा ख्याल है ये बात है कि मियाँ साहब परेशान हैं कि आगे हमारी लाइन पिट गई है, हमारे सारे बयानिए उड़ गए हैं, हमें ये मजबूरी में ये सब कुछ करना पड़ा है। लेकिन कैबिनेट में जाके और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के खुद को डिस्टेंस कैसे करें? अब ये मैंने पहला सवाल का जवाब दिया। अब मैं आ रहा हूँ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 2 मिनट हैं? हाँ है अच्छा। बिल्कुल है। तो अब आइए कि डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया। देखिए पहली बात तो ये है कि डार साहब रिप्रेजेंट्स राइट हैंड मैन ऑफ नवाज शरीफ। राइट हैंड मैन नवाज शरीफ जो है वो कैबिनेट में ही नहीं है, वो इस्लामाबाद में ही नहीं है कहीं, और अगर वो कोई नंबर 2 पोजीशन तो ले नहीं सकते, वो तो इट वुड बी एन इंसल्ट। तो इसलिए उनके लिए 2-3 पोजीशंस ही थी जो कि वो ले सकते थे, जिसमें उनकी अहमियत पहचानी जाती और नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी जो है वो नमूना तौर पे नुमाया होती। अब वो क्या था, एक सेनेट बन नहीं सकते थे, वो पीपल्स पार्टी को देना था। हाँ, वादा था, वो तो था उधर। अब रह गया क्या, पीछे क्या रह गया था, एक डिप्टी खजाना था और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। खजाना था। खजाना के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी और कह दिया था उन्होंने कि हमें नहीं। अब ये बहुत बड़ी बात होती है अगर लड़ पड़ते इसके ऊपर कि नहीं हमने तो बनाना है। ये ऐसी चीज़ थी जहाँ एस्टैब्लिशमेंट ने पहले ही फैसला किया हुआ था कि हम किसको लाएंगे और SIFC चलाएंगे और फाइनेंस हमने अपने पास रखनी है। बिकॉज सियासतदान जो है वो काफ़ी नरमी शो करते हैं जब सख्त इकदाम करने पड़ते हैं, और स्पेशली ट्रेडर्स और इधर वो सियासी तौर पे देखते हैं ना यार, और कल स्ट्राइक होगी क्या होएगा, कल गाली पड़ी क्या होगा, हमने वोट लेने, वोट बैंक भी देखना है। तो एस्टैब्लिशमेंट तो ये देखती नहीं है, कोई लेना वेना तो है कोई नहीं, जिम्मेदारी कोई नहीं है, इख्तियार है और जिम्मेदारी कोई नहीं। तो इसलिए उनको ये कहा गया कि यार फिर रहने दो है, कौड़ा कोट करिए, तुसी फॉरेन मिनिस्ट्री ले लो। अच्छा, अब तो उन्होंने उस वक्त सजेशन दी थी। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। अच्छा, ये मैं अब आपको पहली दफ़ा बता रहा हूँ। ओके, हल्का सा आपने इशारा दिया, लेकिन आपने इससे ज़्यादा बात नहीं की थी। आपने कहा मुझसे ज़्यादा ना पूछिएगा। हाँ बस आज मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली चॉइस यही थी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें। एस्टैब्लिशमेंट ने उस वक्त सोचा हुआ था कि या तो काकड़ साहब को हम सेनेट चेयरमैन बनाएंगे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे।
काकड़ साहब की बड़ी खिदमत हैं पिछले अनवारुल्लाह काकड़ साहब। उनको बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं मिला जी, उनको सेनेट का चेयरमैन बनाना था, वो भी आखिरी मिनट पे पीपल्स पार्टी ने करके वो अपना बंदा बना दिया। ठीक, और फिर ये था कि इनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। अच्छा, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूटी चाहते थे ना, काकड़ साहब को भी तो रिवॉर्ड देना था। तो अब उनको कहीं वजीर खारजा तो नहीं बना देंगे? नहीं, अब सुनो ना, पूरी बात करने दो। अच्छा। तुम भी बड़ी सासी, तुम बड़ी सासी है। नहीं, बड़ी सासी हो तुम। अच्छा, तो उस वक्त इन्होंने कहा था नहीं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है जब ये सेनेट चेयरमैन नहीं बने काकड़ साहब, तो फिर शायद ये बात चली ना हो कि काकड़ ने भी तो इसे एडजस्ट करना है, इनको भी कोई प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनको तो भी कोई अच्छा सा ओहदा मिलना चाहिए। तो जैसे इन्होंने सोचा और एस्टैब्लिशमेंट को पता चल गया होगा कि ये इनको ला रहे हैं, राणा सनाउल्लाह को अंदर ला रहे हैं, उन्होंने सोचा कि असी अपना बंदा पाइए जल्दी ना। अच्छा, कैबिनेट है। ठीक, तो उधर उनको पता चल गया कि जी ये अब फिर आ रहा है प्रेशर हमारे पे, ये आएगा कि सनाउल्लाह के काकड़ साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। जल्दी नाल दो रीजंस, जल्दी ना डारनू लगा दो। ठीक, इस पर डिस्कशन की अब टाइम नहीं है कि वापस जाके कोई पता नहीं किसी वक्त फोन आ जाएगा कि लगाओ जी साढ़े काकड़ नो, असी उस तो पहले के फोन आ जाए असी पहले लगा दिए, पहली गल, ताकि एक चीज़ होगी फिर इसको रिवर्स तो नहीं किया जा सकता। दूसरी बात ये भी साथ साथ ये आर्ग्यूमेंट हुई है कि देखे जी पीपल्स पार्टी तो बाहर बैठी हुई है ना, तो हम सबको पता है उन्होंने आना ही आना है वापस, आना कि नहीं आना, आना ही आना है। सब कह रहे हैं बजट के बाद आएंगे, तो फिर जब वो आएंगे तो वो क्या मांगेंगे? बिलावल के लिए वो फॉरेन मिनिस्ट्री मांगेंगे। पहले भी वो फॉरेन मिनिस्टर थे। अच्छा, या कम से कम वो फॉरेन मिनिस्ट्री तो मांगेंगे ना, कम से कम, या ये ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ले। वही ना, वो मुझे तो ऐसा लगता है एलिवेट करेंगे। तो अगर उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप मांग ली या फॉरेन मिनिस्ट्री मांग ली तो डार साहब का क्या होगा? तो बेहतर यही है जल्दी से इनको ये लगा दिया जाए। और जब पीपल्स पार्टी अपना डिमांड करेगी तो उनको फिर फॉरेन मिनिस्ट्री दे देंगे हम। अच्छा, ठीक है। तो ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। ओके, ठीक, और इसमें नवाज शरीफ साहब का जाहिर है हाथ है। ठीक है। और ये जो आपने देखा ना, रातों रात संडे के दिन हो गया, एक दिन के अंदर अंदर राणा साहब वहाँ पहुँच गए और डार साहब वहाँ पहुँच गए। तो ये है टू प्रिक्लूड के जो स्लाइड हो रही है अवे फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट या पोटेंशियली टुवर्ड्स पीपल्स पार्टी, उसको ज़रा हॉल्ट कर लिया जाए। दिस इज व्हाट्स हैपेंड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। जहन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जावेद के भी प्रेडिक्शंस हैं। साद रफीक साहब और जावेद लतीफ़ साहब भी एडजस्ट होने जा रहे हैं, ब्रेक से पहले बता दें। देखिए, साद साहब तो मेरा ख्याल है होना ही नहीं चाहते एडजस्ट, मेरा ये ख्याल है। उन्होंने एक दो बयान भी ऐसे दिए हैं जो लगता है ऐसे कि वो काफ़ी थक गए हैं ये सब ड्रामे से, और बस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मगर मेरा और अगर वो ये हुआ कि जी प्रेसिडेंट मियां साहब और साद साहब जो है वो, तो मेरा ख्याल है he'll be quite happy with that. What about जावेद लतीफ़? अच्छा, जावेद लतीफ़ साहब डेफिनेटली, आपको याद होगा पहले भी ही वाज जस्ट हैप्पी, उनको कैबिनेट में ले लिया विदाउट पोर्टफोलियो, ही वाज ओके देयर। अब जावेद साहब जो है अभी भी लगे हुए हैं जी, अभी भी लगे हुए हैं। कह रहे हैं शहबाज साहब की छुट्टी और इलेक्शंस अर्ली, वैसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं होनी, ना ही कोई इलेक्शंस अर्ली होने। ये दिस इज जावेद साहब फील्स कि उनके साथ हाथ हो गया। अब वो हाथ किसने किया है, आई रादर नॉट गो इनटू इट बिकॉज देन मसला बन जाएगा। आपके लिए कोई एक मसला है वैसे, तो और मुझे बड़ी चीज़ें सोच के कहनी पड़ती हैं। तो मेरा ख्याल है जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, वो हो जाएंगे। फिर बात आएगी खुर्रम दस्तगीर की, वो भी तो थोड़ी सी अपसेट है, लेकिन वो खामोश हाँ, मगर वो और तरीके से अपनी नाराज़गी का इजहार करते हैं। देखिए, उनकी फैमिली जो है हैज़ बीन इन मुस्लिम लीग फॉर पता नहीं कितने सदियों से, आप समझे। तो उनके लिए, उनके वालिद के लिए बहुत बड़ा शौक हुआ है कि वो हार गए हैं और उनको फिर याद नहीं किया किसी ने। देखिए ना, कुछ लोगों का ये इल्ज़ाम है कि जो लोग हारे भी हैं उनको याद कर लिया गया था। ऐसे ज़्यादा बात नहीं करनी मैंने। हाँ, वो फोन जो चले जाते हैं, बस ठीक है। तो कुछ लोगों को हार गए, उनको याद नहीं किया, तो वो कुछ लोग ऐसे भी नाराज हैं। तो अब लेट्स सी। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले बस एक मुख्तसर सा जवाब दे दें कि राणा सनाउल्लाह साहब और ये इसहाक डार साहब के हवाले से जो फैसले हैं ये म्यूचुअली लिए गए हैं शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब की तरफ से, या ये नवाज शरीफ साहब की तरफ से कहा? नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा, हर फैसला नवाज शरीफ साहब का
उससे शहबाज साहब का इनपुट होती है। हाय शुक्रिया, ठीक ये है, मैं आपको आज बता रहा हूँ। क्लियर। कोई मियाँ साहब ऐसा फैसला नहीं करते, भरा नूं बुलाते ने, बह के गल करते ने। अच्छा। 90% ऑफ द टाइम शहबाज साहब हल्की सी अपनी बात कर देते हैं। हाँ। वो देख लेते हैं भाई का मूड क्या है, हाँ। कितना आगे बात करनी है। ठीक। अगर वो समझ जाते हैं कि वो उन्होंने अपना मौकफ माइंड मेकअप कर लिए, तो वो कहते हैं ठीक है पाजी। तो फिर वो जाके दूसरे लोगों को बनाते हैं कि मैं क्या करूं। वो इंसिस्ट करते हैं। जिवें उन्होंने किया है। हाँ, तो जिवें उन्होंने किया मैं की करा, तुसी फिक्र ना करना, मैं संभाल लांगा। तो वो बेचारे कभी इधर संभालते हैं, कभी उधर संभालते हैं, और सारा वक्त वो पिंग पोंग ही चलता रहता है। मगर ये उनकी ये उनकी हिम्मत है कि इसके बावजूद के प्रेशर इधर से भी है, उधर से भी है, इधर से भी है, वो फिर भी चला रहे हैं गाड़ी को, चला रहे हैं सारे। और सारी अफवाहें वक्त के साथ साथ दम तोड़ जाती हैं। ब्लॉगर्स का ये कहना कि नून में से शीन निकल गई, शीन में से नून निकल गई, पॉइंट टू बी नोटेड। पिछले हफ्ते जो एक और अहम मामला डिस्कस हुआ था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब के हवाले से मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि 4 इदारे हैं जिन्होंने एतराज़ उठाया कि रिक्यूज़ करें खुद को। आपने रिक्यूज़ल पर क्या जवाब दिया था बाबर सत्तार साहब के हवाले से? जी, बाबर सत्तार साहब क्या खुद को वाकई रिक्यूज़ कर लेंगे? मेरा नहीं ख्याल वो रिक्यूज़ करेंगे। अगर उन्होंने करना होता तो इतनी आगे ना बढ़ते हो। अच्छा सेठी साहब, वो बाबर सत्तार साहब ना सिर्फ ये कि आगे बढ़े हैं बल्कि उन्होंने तौहीन अदालत का इंदिया देते हुए जुर्माने भी आयद कर दिए। वो सबको पता है किस तरह से वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने इस मामले को टेकअप किया। अब वो मामला तो वहाँ तक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एजेंसीज़ के रोल को लेकर तजावीज़ तलब की गई थी हाई कोर्ट से, वो सब वहाँ ज़ेरे गौर आई। जब सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस के ख़त का मामला ज़ेरे गौर आया, ज़ेरे बहस आया, अटर्नी जनरल भी वहाँ मौजूद थे। मुदाखलत अंदर से होती है, बाहर से होती है, सो मैनी क्वेश्चंस एंड सो मैनी थिंग्स। मेरा जो सवाल है वो ये है कि ये कितना संजीदा मामला है, और आपके ख्याल में बार बार ये पूछा गया कि अदलिया क्या कर सकती है इसमें? क्या अदलिया इस मामले को वंस फॉर ऑल हल कर लेगी? नहीं, अदलिया नहीं हल कर सकती। एजेंसियाँ जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, और आपको पता भी नहीं होता वह क्या कर रही हैं, कोई सबूत तो आपको मिलता नहीं है। और वैसे भी अगर आप नेशनल इंटरेस्ट एजेंसीज जो होती हैं उनके ख़िलाफ़ अगर आप कोई कार्रवाई करें, दुनिया में कहीं नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज उनके पास जो वसाइल होते हैं दे कैन डिस्ट्रॉय एनीथिंग एंड एनीवन। तो इसलिए मैं समझता हूँ, मगर ये पुशबैक ज़रूर है, और अच्छा है, ये थोड़ी बहुत पुशबैक होनी चाहिए। कि मतलब पहले तो ये था कि लोग जजेस के चेम्बर्स में आ जाते थे, फिर फ़ोन कर करके ये करवाते थे। तो मेरा ख्याल है ये जितना कम हो जाए उतना अच्छा है। ये ख़त्म नहीं होगी ये बात, आज थोड़ी सी पीछे हट जाएंगे, कल को फिर शुरू हो जाएगा। तो ये मगर ये अच्छा है कि ये जज हज़रात ने इकट्ठे होकर एक पैगाम भेजा है, और कुछ नहीं तो खुद अपने आप को मजबूत समझेंगे कि चलो एटलीस्ट इकट्ठे तो हो गए हैं। बट मेरा ख्याल है ये पुशबैक के कोई रिएक्शन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं आएगा। अच्छा। इसके ऊपर, अच्छा। क्योंकि ये पुशबैक अगेंस्ट इस्टेब्लिशमेंट ही है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ तो है नहीं ये पुशबैक। तो मगर आज मैंने सुना है कि वो चीफ की तरफ से भी, आर्मी चीफ की तरफ से कोई असल में आपने जब बात की ना कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जवाब नहीं आएगा, आज आर्मी चीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए ऐसी बात कही जिसको हर कोई ये रिलेट कर रहे हैं कि शायद ये अदलिया को सिग्नलिंग है या मैसेजिंग है। कि वहाँ जो सवाल उठे वो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट थी कि हम अपनी आइनी हदूद को बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी आइन की पासदारी को मुकद्दम रखने की तवक्को रखते हैं। क्या ये अदलिया को पैगाम है? जी, उन्होंने जो हवाला दिया है जिस आइन के शिक का, उसका ताल्लुक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ। जी, आर्टिकल 19 है। तो उनका ये पुशबैक अगेंस्ट जुडिशरी नहीं है, ये पुशबैक है अगेंस्ट सोशल मीडिया बेसिकली, बिकॉज सोशल मीडिया के ऊपर अब कानून भी बनने शुरू हो गए ना, और वो प्रेशर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आ रहा है। ठीक, बिकॉज जाहिर है ये जिस किस्म का जिन हालात हैं, बड़े टची हालात हैं, मुल्क डिवाइडेड है, इकॉनमी गिरी हुई है, इंटरनेशनल प्रेशर्स हैं, टेररिज्म बढ़ी हुई है, तो यू नो द एस्टैब्लिशमेंट हैज टू डील विद ऑल दीज इश्यूज। गवर्नमेंट कमज़ोर है, तो किसी को तो मजबूत होना पड़ेगा ना। तो इसके अंदर ये जो अफवाहें, फेक न्यूज़, फोटोशॉप्ड सारा कुछ, और फिर आर्मी चीफ के ऊपर डायरेक्ट अटैक, ये कोई आज से तो नहीं, ये तो जब से वो बने हैं उस दिन से पीटीआई अटैक कर रही है उनको, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कुछ लोग बाहर बैठे हुए हैं, वो लगे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ फिर फॉल्स आइडेंटिटीज़ के साथ लगे हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट गुड फॉर द आर्मी, बिकॉज वो डिसिप्लिन एंड यूनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर नेशनल सिक्योरिटी। तो मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ है ये पैगाम कि प्लीज़ आप अगर समझते हैं कि यू हैव अ राइट टू से दीज थिंग्स, वी थिंक कि ये भी इसके ऊपर भी पाबंदियाँ होती हैं। और फिर जब कानून अपनी हरकत में आ जाता है, क्योंकि आपने वायलेट कर दिया होता है, तो फिर आप लोग शोर डालना शुरू कर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है उनकी तरफ से ये एक पुशबैक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है यहाँ तक है,
इसके आगे आपका नाक शुरू हो जाता है। तो मैं अपने नाक से आगे जाऊंगा तो फिर नाक कटना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये हमें भी पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एब्सोल्यूट राइट नहीं है, रिलेटिव राइट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आज़ादी जो है वो आपकी आज़ादी के ऊपर को ना खराब आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरी शुरू होती है, जहाँ आपकी शुरू होती है वहाँ मेरी ख़त्म हो जाती है। तो ये ही बात है जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं, बिकॉज अब कानून आ रहे हैं। अब देखिए ना ट्विटर के साथ क्या हुआ है, यही हुआ है ना कि एक पूरा सोशल मीडिया का एक मजबूत इदारा है जी। जिसको फार कर दिया। मतलब है कि कोई लंबे चौड़े एहतजाज नहीं, कोई इंटरनेशनल आउटक्राई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ट्विटर अब हमें आदत पड़ गई है ट्विटर के बगैर। बिल्कुल ऐसा ही है, कैसा प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनली जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वीपीएन, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं बल्कि मिनिस्ट्रीज उसी से ट्वीट कर रही होती हैं और मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, मगर हम नहीं कर सकते। हाँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो तो उसकी जो एफिकेसी है, जो इफेक्टिवनेस है, वो तो उन्होंने आधी से ज्यादा नॉकआउट कर दिया। तो उसके साथ बड़ा फर्क पड़ गया ना, ये फेक न्यूज और ये चीजें जो है अब वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर घूमती है। हाँ, मगर वो तो ठीक है, वो तो पहले से कन्वर्टेड लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ें हो रही हैं और शायद और आगे भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, जैसे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच समझते हैं, उसके ऊपर कोई पाबंदियाँ लगेंगी। बिल्कुल ठीक है। ये प्रेडिक्शन आपने अपने पहले शो में भी की थी और सिटीज़न का रोल बढ़ेगा आने वाले दिनों में, ये प्रेडिक्शन भी अपने अली शोज में की थी और हम देख रहे हैं कि अदी अपने आप को असर्ट कर रही है। अब अगली समाज जजेस खत की जो है वो 7 मई को है, देखना है तब कौन से सवाल उठते हैं और उनके क्या जवाब मिलते हैं।